वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। आप सभी लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं। मुख्य मेरा जो उद्देश्य है इस सीरीज को चलाने का, ये उनके लिए है जो अभी तक कहीं से भी प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाए और कोई कोचिंग लेने में अक्षम है, चाहे वो नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ या फिर जुडिशियल एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ। उन सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होगी और ये कंटिन्यू रहेगी। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे ये मिलेगी। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है, अब आगे आज हम लोग आर्टिकल 1 to 5 देख लेते हैं, एक्चुअली 1 to 4। ठीक है, देखिए जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और उसको ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। बट जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें टाइम वेस्ट करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और आर्टिकल 1 जो है ये मेनली यहाँ पे दिया गया है। अगर रीड आउट करेंगे आप तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ पार्ट ऑफ पार्ट 1 टाइटल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसी की बात करता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप अगर देखना चाहें तो वो है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये पूछ लिया जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, स्टेट ऑफ यूनियन क्यों नहीं कहा जाता है। देखिए जैसे आप अमेरिका देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि लोग अलग अलग राज्य मिल कर के उसको एक गठन बनाते हैं और सबके पास अलग अलग पावर होती है। हर राज्य के पास उनके अलग पावर है, उसके बाद वो एक मिल करके कहलाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग राज्य हैं, वो सब एक मिले हुए हैं और उसको एक जगह से पावर मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मिलती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बस इतना इसमें समझने के लिए इसीलिए बात किया गया जो कंप्लीट टेरिटरी आपकी होगी। अब जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की जाती है तो उसमें क्या क्या आएगा, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जितने भी राज्य के वहाँ पे टेरिटरी क्षेत्र है वो सारे आएंगे। दूसरा कहा गया द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं इंडियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं उसे हम देखेंगे। और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और जो एक्वायर्ड कर ली जाती हैं, सपोज करिए आगे पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया गया आने वाले टाइम पे, तो वो भी आपका पार्ट हो जाएगा इंडियन टेरिटरी का। ओके, आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में जब आप इसको पढ़ेंगे वहाँ पे तो वो दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जब बात की गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन बनता है प्री का कि कौन एम्पावर है किस चीज़ के लिए, टू एडमिट न्यू स्टेट। तो कौन एम्पावर हो रहा है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है इसको सॉरी, पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट, पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कौन एम्पावरमेंट उसके लिए रखता है, किसके पास पावर है न्यू स्टेट्स को क्या करने के लिए, इनटू द यूनियन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन भी करने के लिए, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट डीम्ड इट। ठीक है, जो भी संसद को लगता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके नए स्टेट का गठन किया जाना चाहिए, उसके लिए इसको आर्टिकल 2 एम्पावर्ड करता है। ठीक है, पार्लियामेंट अथॉरिटीज की बात की गई आर्टिकल 2 में, ग्रांट द इंडियन पार्लियामेंट द पावर ऑफ इनकॉर्पोरेट न्यू स्टेट ओके इनटू द यूनियन थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स। ठीक है, तो आप इसमें आर्टिकल 2 में सिर्फ ये याद रखेंगे कि किसके पास नए राज्यों का गठन करने के लिए पावर दी गई है और किन शर्तों पर वो बनाएंगे, तो बात सिर्फ पार्लियामेंट के लिए की गई है। ठीक है, इसमें से सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो सिर्फ आर्टिकल 2 के लिए सिर्फ इतना है। आर्टिकल 3 में कहा गया कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। अब एक इसमें नई बात और निकल के आ गई कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नाम में परिवर्तन करने की बात कही गई। ये पावर कहाँ दी गई पार्लियामेंट को, तो ये पावर दी गई आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में ये आप याद रखेंगे कि जो होगा वो सादे बहुमत से होगा, उस राज्य के अनुमोदन से होगा।
ठीक है, जिस राज्य के लिए ये किया जा रहा होगा, बनाया जा रहा होगा, मान लीजिए कि उनके सीमाओं को कम किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कम किया जा रहा है, नामों में परिवर्तन किया जा रहा है, उनका नाम बदला जा रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उस स्टेट की परमिशन से होगा। और कैसा बहुमत चाहिए होगा संसद को इसके लिए? सादे बहुमत से चाहिए होगा, सादे बहुमत से होगा, ठीक है। इनएक्ट लॉ रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, प्रोसीजर एंड रिस्ट्रिक्शन क्या होगा तो बताया गया। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन आएगी, नो बिल फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन existing states can be introduced in parliament without the recommendation of the parliament. पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होगा, द बिल मस्ट बी पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, हमने आपसे बात किया सादे बहुमत से किया जाएगा, तो सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर इसमें देखना चाहेंगे आप तो देख सकते हैं, अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है 1955 में। आर्टिकल 4 की बात कर ली जाए तो आर्टिकल 4 ही जो है सिर्फ ये बताता है कि जो पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है कि संशोधन तथा अनुपूरक आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, सिर्फ इसके बारे में ही बताया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें एक एक करके देख सकते हैं और जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उसे आप अलग करते हुए जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये छांट लेना ज़रूरी होता है कि इसमें से क्या मुझे पढ़ना है और क्या चीज़ें हमें उसे निकाल देनी है, ठीक है। यही डिसाइड करने में ही आपका सारा क्लियर, जो कहते हैं कि सिलेबस बार बार आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, वही इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ आप अलग कहाँ से करेंगे, जैसे ही आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक ख़त्म किया, ठीक है, अब वो ख़त्म होने के बाद आप उसके जो MCQs क्वेश्चन है, ठीक है, उसे ज़रूर लगाएं, जो जहाँ से भी आप पा रहे हो, चाहे सिंगल से आप लगा रहे हो, चाहे आप घटना चक्र से लगा रहे हो, जहाँ से आप पा रहे हैं वहाँ से ही आप ये चीज़ें लगा करके क्लियर करिए कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, कहाँ फंस रहे हैं, और अगर फंस रहे हैं तो किस टॉपिक को और ज़्यादा पढ़ना है। और अगर जो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर कुछ लगता है कि नहीं हमने कुछ इम्पोर्टेंट एरिया था जो छोड़ दिया, नहीं बताया, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर इसको और क्लियर कर दीजिए, अगर वहाँ पे चीज़ें बन रही। अभी हम लोग इसको मेनली स्टार्ट किए हैं और लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग इससे अगर लगता है कि फ़ायदा हो रहा है लोगों को तो इसको और आगे कंटिन्यू उसी स्पीड से किया जाएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही जो क्वेश्चंस हों उसको लाइव आकर के या फिर वैसे एक वीडियो के माध्यम से बता के पढ़ा के अपलोड कर दूँ। और लाइव आने पे ये भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पुटअप करूँ, आपसे आंसर पूछूँ और टाइम दूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं वैसे ही वीडियो बना करके ऐसे लिख के ही बता दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।